नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से जीके प्रैक्टिस सेट में आप सबको स्वागत है। टीचर्स वे परिवार आपका जो कंटिन्यू सीरीज चला रहा है आपके जीएस जीके प्रैक्टिस सेट का, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का, फिर हिंदी प्रैक्टिस सेट का, और फिर उसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, करंट अफेयर्स भी चल रहा है। तो सभी लोग इस परिवार के साथ सभी लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को एक बार फिर से सभी लोग क्या करें, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल पे जितने लोग नए हैं ना सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी बेल को भी आप लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए आपके जो क्लासेज आप कंटिन्यू चल रही है सभी का। ठीक है, और करंट अफेयर क्लास जैसे हमने बोला था कि 15 तारीख से आपकी करंट अफेयर क्लास थ्योरिटिकल क्लास चलेगी, तो ऐसे ही 15 तारीख से आपको क्लास मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सभी लोग को जय हिंद, गुड इवनिंग। जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव आ चुके हैं सभी लोग को जय हिंद और गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जीएसजीके का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। ठीक है, शुरू करते हैं। और हाँ, तो जने कैसे बानी है आप लोग? ठीक बानी ना सब जने? अरे हमारे गोरखपुर का हमारी है प्रिय भाषा है ना, भोजपुरी। भोजपुरी हमन का ही प्रिय भाषा है। गोरखपुर देवरिया बिहार से सटा हुआ बॉर्डर को क्या हाँ बोलती है, भोजपुरी भाषा ही बोला जाता है। आपका इधर जाएंगे फैजाबाद के साइड में, अयोध्या फैजाबाद ये सब में अवधी बोली जाती है, लेकिन हम लोग के साइड में अभी भोजपुरी ही नहीं बोला जाता है। बिहार से सटे हुए बॉर्डर जो पूर्वांचल का एरिया है ज़्यादातर भोजपुरी बोली जाती है। ठीक लगता है कि नहीं भोजपुरी आप लोग को? कभी आइए गोरखपुर देवरिया की, जो आप भोजपुरी सुनेंगे ना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप लोग। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ हम तो ठीक बानी, आप तो ठीक बानी नहीं? चलिए ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। किसका मत था कि औद्योगिक समाज, एक सेकंड, हाँ किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है। पेंसिल नहीं मिल रहा है जी, बस वही ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे गया पेंसिल, जल्दी से मिल जाए भाई। दिख नहीं रहे हो तुम, कहाँ गायब हो गए? चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं हाथ से ही आज। अच्छा देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? रॉबर्ट ओवेन का, लुई ब्लांच का, फ्रेडरिक एगल्स का, या फिर कार्ल मार्क्स का? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे औद्योगिक समाज पूंजीवादी। ठीक है, तो किसका मत था कि आपका औद्योगिक समाज जो पूंजीवादी समाज है, तो कार्ल मार्क्स का सम था। कार्ल मार्क्स का मत था कि औद्योगिक समाज है वो आपका पूंजीवादी समाज है। था क्या पूंजीवादी समाज में कहते थे कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उसका जो मालिकाना हक है वो आपकी कंपनी के मालिकों को होता है, लेकिन वो जो कमाई करते हैं वो कमाई जो राजा बन जाते हैं वो किससे करते हैं? मजदूरों के मेहनत से ही हम लोग राजा बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो फैक्ट्रियाँ राजा बनती हैं वो मजदूरों की मेहनत से ही बनती हैं। आगे है, जब भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के, या फिर अकाली दल के? ठीक है, तो अकाली दल तो अभी प्रेजेंट टाइम में बना है। ठीक है, जो पंजाब का एक दल है, एक पार्टी है अकाली दल। तो पूछा है कि भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, या फिर अभिनव भारत के, या फिर अकाली दल के? ठीक है, तो देखेंगे आप लोग भगत सिंह आपके 1924 में, भगत सिंह आपके 1924 में सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, ठीक है, इनके द्वारा बनाई हुई एक पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इनकी संस्था थी, उसी में इन्होंने शामिल हुए थे। व्योमेश चंद्र चटर्जी भी और सचिन सान्याल दो लोग मिलकर बनाए थे। एक सेकंड हम पेन को देख लेते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन करेंगे। सचिन सान्याल और फिर व्योमेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, इसको बनाया था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को, और इसी के सदस्य थे आपके भगत सिंह। ठीक है, इसी के सदस्य कौन थे? भगत सिंह इसी के सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिया आपका, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो महाभाष्य जो था ना, महाभाष्य आपका ये आपके पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। ठीक है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। हाँ रुकिए, इसे लिखते हैं, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। ठीक है, तो अष्टाध्यायी पे ही उन्होंने भाष्य लिखा था जिसका नाम था महाभाष्य। जिसका क्या नाम था? महाभाष्य। ठीक है, और किसकी ये समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के
पतंजलि जो है आपके पुष्यमित्र संघ के आपके समकालीन थे, ठीक है, पुष्यमित्र संघ के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट करेंगे, एग्जाम वगैरह की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है, सभी लोग बताएंगे कैसे एग्जाम चल रहा है आप लोग का। और एक से और देखिए, एग्जाम के साथ साथ आप लोग प्रेशर कभी नहीं लेंगे, एग्जाम का प्रेशर कभी लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है ना बिल्कुल आराम से जाएंगे सभी लोग एग्जाम देने के लिए। एग्जाम को प्रेशर इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से आपके क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आते होते हैं ना वही क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं, फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन किससे गलत हो गया। तो केवल एग्जाम प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, आप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं थोड़ा सा, तो ऐसा चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, साहस है, बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, कभी भी हिम्मत मत हारिए। और कोई भी चीजें बड़ी छोटी नहीं होती, सभी चीजें इक्वल होती हैं, बस आपकी क्षमता होती है, आप क्षमता को अपने बढ़ाइए, और जितना ज़्यादा अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मेहनत होगी और उतनी आप सफलता के करीब होंगे और सफलता आप जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने? तो देखा जाए चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने आपका चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया था, ठीक है। ये मालवा के सिसोदिया वंश के हराकर, मालवा के सिसोदिया वंश को हराने के बाद चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। मालवा के सिसोदिया वंश को हराने के बाद ये आपके क्या नाम है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। आगे बढ़ेंगे। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के ईस्वी के भारतीय विद्रोह को देखेंगे, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, ठीक है। अर्नेस्ट जोन्स, पारेस्टन या फिर डिजराएली या फिर ग्लोइस्टोन, ठीक है। तो पहली बात, जो हमारे वहाँ विद्रोह था 1857 का विद्रोह किया गया था, हमारे लिए स्वतंत्रता क्रांति थी, भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति मानी जाती है। वहीं पे इन अंग्रेज चूतियों के लिए क्या था? ये अंग्रेज चूतियों के लिए क्या था? ये राष्ट्रीय विद्रोह था। अरे भैया, मेरा देश, हाँ, तुम लोग राज कर रहे हो, हम तुम्हें भगाने के लिए विद्रोह क्या कर दिया, हमें के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगा दे रहे हो। वाह, क्या गजब का चूतियापा है। हाँ, तो डिजराएली जो है ना, डिजराएली ने आपको क्या दिया था? जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह किया था, हाँ, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र संग्राम की पहली क्रांति मानते हैं या फिर पहला विद्रोह मानते हैं, ठीक है, जहां से हमारे भारतीय लोगों में एकजुटता आई और अंग्रेजों के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहली स्वतंत्रता संग्राम की हम लोग पहला विद्रोह मानते हैं। तो जिसे उन लोग क्या मानते हैं, देखिए, राष्ट्रीय द्रोह, हाँ, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स की संज्ञा में दिया जाता है राष्ट्रीय विद्रोह का। किसने? डिजराएली ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? औरंगजेब ने, हाँ देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा कर दिया है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की है वो कौन सा है? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर, ठीक है। अच्छा, जितने लोग गोरखपुर से है ना, एक बार कमेंट कर देंगे गोरखपुर से कितने लोग हैं, ठीक है। गोरखपुर से थोड़ा सा हम भी जाने कि गोरखपुर से कितने लोग हमें देख रहे हैं, और तो अदर से, अयोध्या से तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। सभी लोग को धन्यवाद, जितने लोग मतलब आसपास के एरिया से देखते हैं, क्योंकि आप आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की है वो कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बीजापुर एवं गोलकुंडा, कहाँ से? बीजापुर एवं गोलकुंडा। अहमदनगर ने, क्या अहमद शाह अब्दाली को हराया था, बीजापुर एवं गोलकुंडा को। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, बीजापुर एवं गोलकुंडा है। कौन सा है? बीजापुर एवं गोलकुंडा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिया, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइड में, बिटुमिनस में, लिग्नाइट में या फिर पीट में? तो कोयला होता है, तो कोयला में शेष प्रकार की अपेक्षा सबसे अधिक कार्बन किस में होता है? तो देखेंगे, जब सबसे बेस्ट जो आपका कोयला होगा उसी में सबसे बेस्ट सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बन होगा। जब सबसे बेस्ट कोयला इसमें कौन सा है? एंथ्रासाइड इसमें क्या है? सबसे बेस्ट कोयला है, इसीलिए सबसे ज्यादा आपका कार्बन भी उसी में होगा। तो एंथ्रासाइड क्या होता है? सबसे बेस्ट कोयला बनाता है, और इसी में करीब 90% कार्बन भी आपका एंथ्रासाइड में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में? व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, बिल्कुल सही है, यूएसए में पाए जाते हैं आपके व्हाइट पर्वत, ठीक है। व्हाइट पर्वत आपके यूएसए में पाए जाते हैं। ये आपका देखिए, एक चीज ध्यान देंगे, 2016 का प्रैक्टिस सेट है, 2016, ठीक है, 2016 का प्रैक्टिस सेट है। यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है।
उत्तराखंड के चमोली में शायद, हाँ। और फिर देखा कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, तो देखे केरल की शांत घाटी में, शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? केरल में। तो केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वरुड़ा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? ठीक है, वरुड़ा किसकी प्रजाति है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? हाँ, जितने लोग आंसर ए कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, ए आपका आंसर सही है। हाँ, सरसों की, वरुड़ा किसकी प्रजाति है? सरसों की, ठीक है। लेखपाल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, वरुड़ा जो है आपका किसकी प्रजाति है? तो सरसों की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से, हाँ बड़ा कर दिया है, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तांबा को, गार्नेट को, मैग्नीज को या फिर पायराइट को? ये कहाँ पे है? पेंसिल। या निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों में संबंध करेंगे? तांबा, गार्नेट, मैग्नीज या फिर पायराइट? तो सही आंसर क्या होगा आपको? गार्नेट। क्या होगा? गार्नेट। गार्नेट क्या होता है? आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करते हैं, ठीक है, गार्नेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कंधार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में या फिर पूर्वी इराक में या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में? ठीक है, तो देखेंगे कंधार कहाँ पे स्थित है आपका। कंधार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में या फिर पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में? तो जो कंधार आपका पाकिस्तान सीमा से बॉर्डर बनाता है, कंधार जो आपका आपका पाकिस्तान सीमा से बॉर्डर बनाता है और दक्षिण अफगानिस्तान में होता है। कहाँ पे? दक्षिण अफगानिस्तान में। कहाँ पे? दक्षिण अफगानिस्तान में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपका दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है? देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी या फिर रियो डी जेनेरियो? तो रियो डी जेनेरियो तो हमारा ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे कौन सी चौड़ी सड़कों के कारण, तो ब्यूनस आयर्स, जो ब्यूनस आयर्स है ना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का पेरिस कहलाता है, ठीक है, सॉरी अमेरिका का पेरिस कहलाता है। क्यों? चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कौन कहलाता है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ दिया, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। बाबा गारिया पूजा, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में? ठीक है, तो बाबा गारिया पूजा क्यों मनाया जाता है और फिर कहाँ मनाया जाता है देखेंगे। हाँ, बाबा गारिया पूजा त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और फिर गौ माता की पूजा किया जाता है इसमें। बाबा गौरिया जो है आपका गौ माता पूजा से संबंधित है, आपका गौ माता से संबंधित है आपका क्या? बाबा गारिया पूजा जो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर द हेग? ठीक है, जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर द हेग? तो देखेंगे इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है आपका? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका लंदन में, ठीक है। हाँ बहुत सही। अब देखेंगे एक चीज और दिया है आपका, एमनेस्टी लंदन इंटरनेशनल को आपको 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसे। शांति का नोबेल पुरस्कार भी आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला था, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में मिला था। और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है? तो लंदन में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजिनी नायडू की या रानी लक्ष्मीबाई की? तो देखेंगे आपका पहली बात, 2 महिला दिवस होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल आपका वुमेन्स डे। इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे है आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। वहीं पे बात करें आपका वुमेन्स डे, राष्ट्रीय वुमेन्स डे या फिर इंडियन वुमेन्स डे, तो राष्ट्रीय देख देते हैं, राष्ट्रीय वुमेन्स डे ये पर कब मनाया जाता है? तो ये अपना 13 फरवरी। कब से मनाया जाता है? 13 फरवरी, ठीक है। तो यही दिया है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। क्या से आपका राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को मनाया जाता है। और एक चीज, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत कोकिला, भारत कोकिला या भारत की आवाज, ठीक है। भारत कोकिला किसको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे जो होता है ना, मैग्सेसे वो एशिया का नोबेल पुरस्कार से भी आपका इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है कि जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी है, ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी है। तो देखेंगे ये आपका क्या है, इसे किसे मिला था? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार
मतलब मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था 1958 में। कब मिला था? 1958 में विनोबा भावे को मिला था आपका मैग्सेसे पुरस्कार या फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, पहले भारतीय थे विनोबा भावे जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार या फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दिया निम्नलिखित में से, बड़ा कर दे एक बार, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखेंगे अभी तक 2 विदेशियों को, मतलब भारत से बाहर 2 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न दिया जा चुका है। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के हैं, इन्हें दिया गया था 1987 में। ठीक है, एक पहले विदेशी ये थे, और दूसरे विदेशी थे आपके नेल्सन मंडेला। सभी लोग सुन रखे होंगे नेल्सन मंडेला का नाम। नेल्सन मंडेला को दिया गया था, दूसरे विदेशी ये थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो आपका भारत का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका। ठीक है, ये कब दिया गया था? 1990 में। ठीक है, 1987 में मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, 1990 में किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिया मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है आपका? कुचिपुड़ी। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का क्या है? केरल का आपका मोहिनी अट्टम है, और फिर तमिलनाडु का आप लोग जानते हैं पोंगल वगैरह आपका है। तो देखेंगे मोहिनी अट्टम अट्टम ये सब कहाँ का है? कथकली वगैरह केरल का है। ठीक है, कहाँ का है आपका? केरल का। और फिर बात किया जाए, हाँ आगे हो गया आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान याद रखेंगे, कर्नाटक का यक्षगान अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड ने, या फिर कर्नाटक ने? हाँ, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा था कि सेब की खेती पे इसका प्लास्टिक की थैलियों का बुरा प्रभाव पड़ रहा था। प्लास्टिक की थैलियों की वजह से सेब की खेती में पैदावार थोड़ा कम हो रहे थे यहाँ। ठीक उसी वजह से हिमाचल प्रदेश ने क्या कर दिया है, पूरे तरीके से प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रोक लगा दिया, बैन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड सब लोग लगे रहेंगे, बस हो गया है। ठीक है, हाँ जितने भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में ना वीडियो को देख रहे हैं, क्या करेंगे बस शेयर कर देंगे और सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, चैनल पे जितने लोग नए आए हुए हैं चैनल पे जितने लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, हाँ जितने भी लोग चैनल को नए आए ना, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? दिया है क्वेश्चन नंबर 21। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन कर सकता है? तो आर्टिकल 166 सॉरी, आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच क्या करता है? कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री जो होता है आपका राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी काम करता है, आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग। दिया है लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? 545, 552, 555 या 560। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है आपकी? 552, 545, 555 या फिर 560। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे लोकसभा में कितने सीट हैं। ठीक है, हाँ बहुत इजी आपका, बहुत ही क्वेश्चन भी पूछता है हमेशा। 552 कितने हैं? 552, 530 आपके राज्यों से। ठीक है, राज्यों से आपका 530, 20 आपके संघ शासित राज्यों से। ठीक है, 2 आपके एंग्लो इंडियन, 2 आपके कितने रहते हैं? एंग्लो इंडियन। तो पूरा टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 552। ठीक है, 552 आपके लोकसभा में अधिकतम सीटों के निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कार्नवालिस को, लॉर्ड मैकाले को या फिर लॉर्ड मिंटो को? ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा था? आप सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ सही है। देखेंगे यहाँ पे एक होता है स्थानीय स्वशासन, एक होता है अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसी में। अस्थायी बंदोबस्त क्या है और अस्थायी स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन के जनक मानाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानाता है। वहीं पे अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे मानता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका ये है लॉर्ड कार्नवालिस। यहीं पे स्थानीय स्वशासन जो है आपके लॉर्ड रिपन 1882। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो 1882 में स्थानीय स्वशासन को जनक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। जब किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है?
तो इन सभी राज्यों में आप महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन सर्वप्रथम दिया किस राज्य में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई? तो पहला राज्य आपका बिहार था। वो कौन सा राज्य था? बिहार, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई पंचायती राज संस्था में। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? या 10, 11, 12 या फिर 13? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो जानते हैं आप लोग मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के अनुसार एक और बढ़ गया है, इसलिए आपका प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या फिर ताप के? तारों के जो रंग सूचक होते हैं वो क्या होते हैं? भार के होते हैं, आयतन के होते हैं, प्रकीर्णन के होते हैं या फिर ताप के होते हैं? तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा? ताप। तारों के जो रंग सूचक होते हैं ना, वो किसके होते हैं? ताप के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 27, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। ठीक है, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। हाँ, सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। बिल्कुल सही है। जो समस्थानिक होता है तत्व का ना, उसमें न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या पे डिपेंड होता है। एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वो न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा या फिर रेखी या फिर ऋणात्मक? तो देखा जाए जो घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, ठीक है, तो घास का परितंत्र कुछ ऐसा बनता है आपका, ठीक है, जहाँ पे आपके उत्पादक होते हैं, मतलब आपका जैसे घास वगैरह हो गई, ठीक है, उसके बाद उसे खाने वाला टिड्डा हो गया, ठीक है, टिड्डा कौन खाएगा? मेढक खाएगा, फिर मेढक कौन खाएगा? सांप खाएगा, ठीक है, सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता है आपका। तो ये आपका घास जो बर्तन बनता है फिर वो सीधा बनता है ऐसा, ठीक है, कैसा बनता है? सीधा बनता है। वहीं पे अगर बात किया जाए पेड़ों पर निवास करने वाले पक्षियों का, ठीक है, तो उसका उल्टा बनता है ऐसा, सॉरी एक सेकंड, उसका ऐसा उल्टा बनता है, ठीक है, पेड़ों का, लेकिन घास के बर्तन का जो बनता है सीधा बनता है। आगे बढ़ेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? सीधा आंसर, ऑप्शन ए आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे सब लोग बाद में। सीधा, ठीक है, घास के परतंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा था? संख्या का पिरामिड आपका सीधा होता है घास के परतंत्र का। आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा किसके द्वारा बताई जाती है? रुधिर दाब मापी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, डबल ईजी के द्वारा या फिर सिटी स्कैन के द्वारा? तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका। मस्तिष्क की जो विद्युत क्षमता होती है डबल ईजी मतलब ईईजी के द्वारा बताई जाती है। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता ईईजी के द्वारा बताई जाती है। यह आपका अगला क्वेश्चन है, वर्षावाहक बादल में काले क्यों दिखाई देते हैं? वर्षावाहक जो बादल होते हैं काले क्यों दिखाई देते हैं? उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदुक सारी धूप खींच लेते हैं, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित कर देते हैं, या फिर ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? वर्षावाहक बादल काले क्यों दिखते हैं? हाँ, तो सही आंसर क्या होगा? 30 का सी, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। वे धूप को दोबारा वातावरण में क्या करते हैं? प्रतिबिंबित करते हैं, इमेज बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 31, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से, अमीर और कुलीन दोनों वर्ग से? तो देखेंगे जैकोबिन क्लब के सदस्य, पहले बात देखिए जैकोबिन क्लब क्या थे। जैकोबिन क्लब में आपके लेबर, श्रम, दुकानों पे काम करने वाले, नाई, यही सब लोग थे, छोटे छोटे लोग। तो इससे सीधा आंसर क्या मिल जाएगा आपका कि जो हिस्से संबंध रखते कम समृद्ध हिस्से से रखते थे, कम समृद्ध वाले लोग आपका जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल था? तो बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय दो हिस्सों में देशें बटी हुई थी, दो हिस्सों में देशें बटे हुए थे, ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। वहीं पे ध्रुव राष्ट्र में कौन था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया एक तरफ थी और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक तरफ थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। आगे बढ़ेंगे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित होता है। ठीक है, उसी समय आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है और उसी समय वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उसी समय भारत का वायसराय था। 32 32 हो चुका है इसमें। एक सेकंड सब लोग लगे रहेंगे, वीडियो थोड़ा सा रुक गया है आप लोग का, बस होने वाला है सही। 32 हो चुका है ना। हाँ, देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, एक बार फिर से देखेंगे 32 क्वेश्चन।
प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में दो हिस्सों में देशें बटी हुई थी। आपका एक देश था, एक मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुव राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, मतलब आपका यही आंसर भी है। और देखा जाए एक तरफ किससे होता था, जर्मनी ऑस्ट्रिया एक तरफ थी और फ्रांस, रूस, इंग्लैंड एक तरफ थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उसी समय आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 13 अप्रैल। और उसी समय ठीक है, और इसका वायसराय कौन था भारत में? तो उसी समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब वायसराय था उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी उसी समय पारित हुआ था। 34 दिया आपका। हाँ देखेंगे, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का या फिर कौशाम्बी का। ठीक है, दिया अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित आपका स्तंभ कौन सा है? तो हाँ सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ देखें, सही आंसर क्या आपका? लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ जो है आपका चंपारण बिहार में है। यहीं पे आपका सबसे सुरक्षित स्तंभ आपका अशोक का है। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ पे है? लौरिया नंदनगढ़, बिहार, चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा के, अवधी के, खड़ी बोली के या फिर भोजपुरी के। ठीक है, तो अमीर खुसरो आप लोग पहले भी हिंदी में पढ़ चुके होंगे सुधीर सर के साथ, या फिर हमारे क्लास में भी आप लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन शायद आ चुका है। तो इसमें आपका अमीर खुसरो जो है हिंदी खड़ी बोली के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, खड़ी बोली के। ठीक है, खड़ी बोली। और एक चीज और देखेंगे, सितार का भी आविष्कार इन्होंने किया था। माना जाता है कि सितार का आविष्कार भारत में आविष्कार सितार का अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही माना जाता है और खड़ी बोली का विकास भी इन्हीं के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया लॉर्ड रिपन के समय में कि लॉर्ड रिपन आपके स्थानीय स्वशासन के जनक है। तो आपका अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये क्वेश्चन बताया हमने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो किसका संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कल्हड़ की राजतंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हड़ एवं मेरुतंग ने, विल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतंग ने, जोनराज एवं श्रीतर ने। तो देखेंगे कल्हड़ की राजतंगड़ी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए इनमें कुछ और अलग लोगों को ऐड होना पड़ा। तो एक जोनराज एवं श्रीतर और एक थे प्रज्ञा भट्ट। क्या थे? प्रज्ञा भट्ट। इन तीनों लोगों के सहयोग से कल्हड़ की राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया गया या फिर कंप्लीट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ बस एक सेकंड, सभी लोग अपना देखते रहेंगे वीडियो को। जितने भी चैनल पर नए हैं ना प्रेजेंट टाइम में, सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जितने भी ग्रुप हैं आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ठीक है, किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या फिर मृत सागर में। ठीक है, तो किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो देखेंगे आपका यहाँ पे वान सागर। ठीक है, नहीं सॉरी, वान लेक आपका सबसे ज्यादा है, जो आपका तुर्की में है। एक वान लेक है, ध्यान दीजिएगा, वान लेक है आपका तुर्की में। कहाँ पे? ये तुर्की में। इसमें 330% लवणता है। कितना है आपका? 330% लवणता है आपका कहाँ पे? वान लेक में। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए आपका मृत सागर में, ठीक है, 24% है। कितना है? 24%। तो देखिए किस सागर में लवणता अधिक है? तो आपका मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। और पूरे विश्व की अदर चीजों की बात करें तो वान लेक में सबसे अधिक लवणता है, जो तुर्की में है। करीब करीब 330% लवणता है आपका वान लेक में। आगे बढ़ेंगे। 39 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। और बड़ा कर दे एक बार। हाँ देखेंगे कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। वहीं पे कर्नाटक में दूसरे नंबर पे है। उड़ीसा में करीब 40%। ठीक है, करीब 40%। और वहीं पे कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में 30%। कितना? 30%। तो ध्यान देंगे, आपको सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक आपको उड़ीसा में प्रथम नंबर पे जाओ। आपका दूसरे नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक, जहाँ पे 30% मैंगनीज का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका
नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, नागार्जुन सागर गोदावरी, हीराकुंड बांध महानदी। तो देखेंगे पहले इसमें आपका एक ही गलत है और 3 बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है, पहले ये देखेंगे। हीराकुंड बांध नदी महानदी बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर ये गलत है आपका, गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा कर्नाटक नदी पे, कर्नाटक के कृष्णा नदी पर है, ठीक है, आपका कृष्णा नदी पे है, ठीक है, जो यहाँ पे हैदराबाद में है, कर्नाटक कर दिया सॉरी, कृष्णा नदी पे है। ये कौन सा, नागार्जुन सागर कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे। और कहाँ पे है ये, हैदराबाद, कहाँ पे है, हैदराबाद, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है और नांगल बांध सतलज आपका सतलज नदी पे बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, जो हैदराबाद में स्थित है। और इसके सभी ऑप्शन क्या थे, सही थे। नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, हीराकुंड बांध महानदी बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और फिर शुक्र। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र, कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक समय लेता है आपका क्या करने में, परिक्रमा करने पे। तो देखेंगे करीब करीब 164 साल, 164 ईयर सबसे अधिक समय लेता है कौन, 164 ईयर वरुण लेता है, जो आज के डेट में प्लेनेट ना होके क्या है, बौना प्लेनेट है, ठीक है। बौने प्लेनेट की श्रेणी में रख दिया गया इसको, वरुण प्लेनेट को, वरुण ग्रह को आपका बौने प्लेनेट के बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। यहीं पे बृहस्पति की बात करें, अदर ग्रहों में सबसे अधिक आपका 11.2 ईयर का समय लेता है कौन, बृहस्पति, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, बृहस्पति 11.2 ईयर का समय लेता है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय कौन लेता है आपका वरुण, 164 साल का समय लेता है पूरा एक परिक्रमा करने में। आगे बढ़ेंगे 42 की तरफ। बांकू किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा उद्योग के लिए, हवाई जहाज उद्योग के लिए, समुद्री जहाज उद्योग के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे आप लोग। बांकू, बांकू अगर देखा जाए तो एक कहाँ की राजधानी है, अजरबैजान एक कंट्री है, अजरबैजान, ठीक है, वहीं की ये एक राजधानी है। एक सेकंड, हाँ बस देखेंगे, बांकू जो है आपका कहाँ की, अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है कौन सी, बांकू, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए अजरबैजान का बांकू शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था। हाँ देखेंगे, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था, जापानिक चावल या फिर भारतीय चावल, समर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं। तो देखा जाए हरित क्रांति में सर्वाधिक विकास अगर देखा जाए तो किस फसल का हुआ था, गेहूं का हुआ था, और फिर मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। प्रयुक्त मुख्य पादप कौन था, मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दिया नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या फिर स्वीडिश अकादमी द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, स्वीडिश अकादमी द्वारा आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, स्वीडिश अकादमी द्वारा। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया, ठीक है, अब दिख रहा होगा बस, हाँ देखा, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया था, श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो देखा जाए इसमें सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ा चुके हैं 1-2 क्लास में, मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में ही। दिया निम्न में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, मतलब डायनासोर्स की सबसे ज्यादा आपकी अस्थिपज्जियां कहाँ मिली हैं, ठीक है, इसीलिए आपको डायनासोर्स का कब्रगाह किस देश को कहा जाता है, चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करेंगे आपका। मोन्टेना जो आपका कनाडा का एक हिस्सा है, कनाडा का एक राज्य है मोन्टेना, ठीक है। मोन्टाना जो है आपका कनाडा का एक हिस्सा है, जहाँ पे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। मोन्टाना को डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और मोन्टाना कहाँ का है, तो मोन्टाना आपका कनाडा का एक राज्य या फिर एक शहर है। आगे बढ़ेंगे, अंधा युग के लेखक कौन है, बिल्कुल सीधा आंसर देंगे आप लोग। अंधा युग के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंधा युग के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, कौन है, धर्मवीर भारती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। भारत का संविधान कैसा संविधान है, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। तो आप लोग पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आपका 45वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और फिर क्या संप्रभुता को जोड़ा गया था, इसीलिए भारत संविधान भी कैसा है,
तो भारत का संविधान कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, जहाँ किसी एक धर्म का शासन नहीं चलता है, जहाँ लोकतंत्र या फिर संविधान का शासन चलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, किसी एक धर्म को मानता भी नहीं है, सभी धर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव का देश है, कौन है, भारत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। ठीक है, तो दिया है संसद के गठन का वर्णन। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में आप लोग पढ़े होंगे पूरी क्लास में सर के साथ, सुधीर सर के साथ। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में किया जाता है। ठीक है, भाग 5 में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपको प्रैक्टिस सेट में ही। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। कहाँ तक होता है, 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं आपके, मतलब राज्यसभा के और जितने भी सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर, कितने बाद 2 साल पर क्या होते हैं, निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये 50 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे खत्म होता है। कैसे क्लास लगा आपको, कैसा वीडियो लग रहा है, और कुछ क्लासेस जो आपके क्लासेस चल रहे हैं, आपके 7 बजे आपका चल रहा है हिंदी क्लासेस, 8 बजे आपका रीजनिंग क्लासेस, और फिर प्रैक्टिस सेट आपका करंट अफेयर का, करंट अफेयर के आपके थ्योरी भी क्लासेस शुरू हो गए हैं।